नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी लाउड स्पीकर। लॉकडाउन सीरीज के हमारे आज इस एपिसोड में हमारे खास गेस्ट हैं अजय गोविंद जी। स्वागत है अजय गोविंद जी आपका। थैंक यू। अजय गोविंद जी को मैं एक तरीके से वन मैन आर्मी के तौर पे देखता हूँ। अजय गोविंद जी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने ऑनर के साथ एक फिल्म में लाइन प्रोड्यूसर भी रहे। उसके अलावा समीर सोनी जी के साथ उन्होंने एक फिल्म करी जिसमें वो लाइन प्रोड्यूसर थे। समीर सोनी जी के साथ जो उन्होंने फिल्म करी उसमें वो सिर्फ लाइन प्रोड्यूसर ही नहीं थे, वो कुछ गानों के लिरिसिस्ट भी थे। उसके अलावा उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। तो वन मैन आर्मी अजय गोविंद जी का स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ, राइट एट द स्टार्ट आपने जो आई मीन इट्स वेरी नाइस ऑफ यू टू से दैट आई एम अ वन मैन आर्मी। लेकिन जब आपने ये कहा तो मुझे एक बात याद आई कि कुछ साल पहले जब मैं गोवा फिल्म बाजार में था, जहाँ पे हर हर साल एक नेटवर्किंग मीटिंग होती है फिल्म मेकर्स, बायर्स, सेलर्स वगैरह। वहाँ पे किसी ने मुझसे इस बारे में पूछा था, जब उन्होंने उस वक्त मेरी फिल्म लव बाइट्स का पोस्टर था, रिलीज हो रही थी फिल्म। तो उन्होंने उसमें देखा कि मैंने लिरिक्स भी लिखे हैं। जब आई गेस IMDb या कहीं पे प्रोफाइल देखा होगा तो उस वक्त मैंने कहा था कि मैं दरअसल देहरादून से कुछ 20-25 किलोमीटर बाहर एक गांव में रहता हूँ। और बॉम्बे यानी कि मार्केट प्लेस से, यानी कि इंडस्ट्री से इतना दूर जब कोई रहता है किसी गांव में, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई शहर वालों को इम्प्रेस करने के लिए आपको सब कुछ करना होता है। तो मेरे ख्याल से ये कई मायने में ये रहा है कि क्योंकि मैं इंडस्ट्री में नहीं था और इंडस्ट्री में नहीं हूँ, एक तरह से फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि हमेशा से जो कुछ भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम आए, अगर वो करना आता हो और मेहनत करके, या अगर आता नहीं है तो सीख सकें, तो वो करना जरूरी है। और उसी तरह से शायद मैं ये जो आपने वन मैन आर्मी का जो एक टैग लगाया है, शायद यहाँ तक पहुँच पाया। तो अभी अभी कहाँ हैं आप सर? तो फिलहाल तो दरअसल अब मेरी जो जर्नी है ये केरला लेके आई है मुझे। अच्छा। मैं ओरिजिनली केरला से ही हूँ। मेरी पैदाइश हालांकि दिल्ली में है और दिल्ली में हुई, और मैं पढ़ाई वगैरह सब मेरी दिल्ली में हुई थी, मगर करीब साल भर पहले मैं केरला आया था कुछ एक शॉर्ट फिल्म जो मैंने लिखी थी उसके सिलसिले में। और बस हुआ ऐसा कुछ कि वो एक फिल्म से अब कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स हो गए हैं जो मैंने किए हैं यहाँ आने के बाद। और अब वो ऑलमोस्ट सारे के सारे एक रिलीज होने वाला है, उस तरह से अलग अलग स्टेजेस पे है। तो आपने बड़ा सही, राइट। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हैं, पर जब एक सो कॉल्ड मीडिया की बात आती है तो दिमाग में आता है मुंबई, सपनों की नगरी। और आप मुंबई से इतना दूर होके भी मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है वैसे। सो वो एक्चुअली जो मेरा वो जो स्पेसिफिक रिस्पांस वो इसलिए भी था क्योंकि जब उन्होंने लव बाइट्स का पोस्टर देखा था, जिसमें सत्यजीत दुबे और हरलीन सेठी हैं, हम्म। जो दोनों बॉम्बे इंडस्ट्री के में एक्टर्स हैं, हम्म। उनका सवाल था, ओ ये तो बॉम्बे एक्टर्स हैं। हाँ। और कहने का मतलब ये था कि यार आप तो कहीं देहरादून में रहते हो, तो हम्म। एक्सेस कैसे मिला आपको, हमारे यहाँ के लोगों का एक्सेस कैसे मिला। तो इसीलिए मेरा शायद उस वक्त ये जवाब आया था कि भाई कई चीजें करनी पड़ती हैं जब आप दूर रहते हैं। और वाकई में उसका मतलब काफी काफी फायदा रहा है मुझे और मेरी टीम को, मेरे ख्याल से। आप देहरादून का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे वो शॉर्ट फिल्म बार बार दिमाग में आ रही है जिसमें आप लाइन प्रोड्यूसर के तौर पे आपने काम किया था। मोहन अगाशी सर और लिलेट दुबे मैम के साथ बिल्कुल। जो आपने काम किया था, तो बहुत बहुत खूबसूरत शॉर्ट फिल्म थी वो। मैंने देखी। मैं कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ हमारे हर व्यूअर को वो देखनी चाहिए। बहुत ही शानदार शॉर्ट फिल्म है वो। बिल्कुल 100%। इनफैक्ट जिक्र अभी सत्यजीत का ही हो रहा था, तो सत्यजीत के ही थ्रू वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया था कि सत्यजीत ने अंबर चक्रवर्ती जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे उनको बताया कि अगर आप देहरादून में शूट करने का सोच रहे हैं तो आप इनसे बात कीजिए। राइटर डायरेक्टर हैं लेकिन लाइन प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने लाइन प्रोड्यूस भी किया है। और उस तरह से बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट था, बहुत बढ़िया टीम थी। और ऑफ कोर्स मोहन अगाशी सर और ललित दुबे मैम के साथ काम करने का मौका अगेन मेरे लिए तो ये बड़ा सिंपल रहता है हमेशा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतना दूर इंडस्ट्री से रह के और कोई तरीका तो है नहीं कि मैं इन दिग्गजों के साथ काम कर पाऊँ। तो अगर एक फिल्म सेट पे आप रह पाते हैं, वही अपने आप में इतना बड़ा एक प्रिविलेज है, इतनी एक स्पेशल चीज़ है, और उसी के लिए तो हम सब मेहनत करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप उस फिल्म सेट पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सीख तो सभी रहे हैं, सीखना तो सबको ही है। सो दैट्स हाउ आई अप्रोच्ड, एंड इट वाज़ अ वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। पुराना प्यार नाम की जो फिल्म है,
और कोइंसिडेंटली जो मेरी जो एक मलयालम में जो अभी फिल्म, शॉर्ट फिल्म जो मैंने की है, वो फिर अंबर के साथ ही मैंने करी है। अच्छा और अंबर और मैंने को डायरेक्ट किया है इस बारी। एक अच्छा मलयालम स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी थी, और उसको अभी आई थिंक अनफॉर्चुनेटली इस सिचुएशन की वजह से थोड़ा डिले हो गया उसका रिलीज, बट अभी वो आने वाले महीने के अंदर मेरे ख्याल से रिलीज हो जाएगी। अच्छा। और हाँ, तो अगेन ये जो आपकी जर्नी है वो एक नेवर एंडिंग जर्नी है सर, पर इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कैसे हुई, आपने ये गाड़ी पकड़ी कैसे? इट्स एक्चुअली मैं जब हाल ही में थोड़ा और ज्यादा इस बारे में सोचने लगा हूँ, और कई बार जब मैं सोचता हूँ और बात करता हूँ इस बारे में, तो मुझे अब थोड़ी क्लैरिटी है कि ये सफर जो शुरू हुआ था डेफिनेटली मेरे बचपन से हुआ था। इन द सेंस कि मेरा जो घर पे जो माहौल था, मेरे हालांकि मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बहुत ही रेगुलर मिडिल क्लास दिल्ली फैमिली, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं मेरे पेरेंट्स दोनों। बट फिल्में हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और मतलब थिएटर में जाके देखना, टीवी पे देखना, और फिल्मों में भी मैं कहूँ, जहाँ तक मुझे याद है, थिएटर में रुदाली से लेके रूप की रानी, चोरों का राजा, पूरा रेंज हम कवर करते थे। गबन की भी बात होती थी घर पे, चुपके चुपके की भी बात होती थी घर पे। तो ये था माहौल घर का। तो एक बार जब मैंने सोचा इस बारे में, तो मैंने रियलाइज किया कि और किसी को तो ब्लेम कर ही नहीं सकता मैं इस चीज के लिए, क्योंकि और मेरे पेरेंट्स को भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि मैं फिल्मों में क्योंकि हम लोग आम तौर पे बातों में, कल भी मतलब कुछ बातों बातों में मम्मी जाने तू या जाने ना फिल्म की का एक डायलॉग कह रही थी, पापा आए दिन सरकार फिल्म के डायलॉग कहते रहते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल है हमारे घर में, हमेशा से फिल्में जो है बहुत सेंट्रल पार्ट है हमारे लिए। सो आई थिंक शुरुआत डेफिनेटली वहीं से हुई थी। वहां से लेके जो एक एक टिपिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, वो मेरे ख्याल से था जब मैं एक प्रोफेसर हैं और एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, मदन गोपाल सिंह, जिनसे इनफैक्ट मैं अभी फिर से रिसेंटली मिला था यहाँ पे लिटरेरी फेस्टिवल में। और उनसे मिलते ही मैंने ये, उनको मैंने पहले भी फेसबुक पे ये बात लिख के बोली थी, और उस वक्त भी मैंने उनसे कहा कि उनकी क्लास में, उनकी क्लास के जो फर्स्ट सेशन मुझे अभी भी याद है, फिल्म थियोरी की क्लासेस लेते हैं वो, उस क्लास में बैठ के मैंने रियलाइज किया कि मुझे तब तक लिखने का शौक तो था, बट ये जो लिखने का शौक है, इसको अगर सिनेमा में ट्रांसपोज किया जाए तो बहुत मजा आएगा। और वहां से बस वो एक मोमेंट था मेरे लिए, बहुत क्लियर मोमेंट था उनकी क्लास में बैठे हुए, दैट आई रियलाइज फिल्म थियोरी के थ्रू, फिल्म थियोरी और हिस्ट्री के पढ़ने के थ्रू, दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और वहां से फिर दैट्स जस्ट हाउ द जर्नी हैज मूव्ड। पहला ब्रेक कौन सा था आपका सर? मेरा पहला जो ब्रेक था वो एक्चुअली, इनफैक्ट पहला ब्रेक एक मुश्किल चीज है कहना, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, वहां पे मैंने और मेरे क्लासमेट ने मिलकर एज अ स्कूल प्रोजेक्ट एक हैंडी कैम पे एक फिल्म शूट की थी। और वो फिल्म, अगेन दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज मच लेटर, मैंने उस वक्त, मुझे काफी टाइम तक तो याद भी नहीं था कि ऐसा कुछ किया था, क्योंकि आप बहुत चीजें करते हैं, और हमारे टाइम पे एटलीस्ट मैं जब व्हेन आई वाज इन स्कूल, मतलब कैमरा और विजुअल जिस तरह से अभी एक्सेस है उस तरह से एक्सेस नहीं था। So that was definitely the first time I had worked with the camera and tried to do something. But in terms of a first break, like a professional break, it was a documentary project. एक टीवी शो है गली गली सिम सिम करके, और गली गली सिम सिम के आउटरीच का एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे वो अर्बन स्लम एरियाज में अपने टीवी शो को एक ठेले पे बच्चों को ले जाके दिखाते हैं। बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठते हैं, देखते हैं और एंजॉय करते हैं शो को, और उसके बाद कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम के बारे में वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे थे। मुझे अभी भी याद है कि वो ऐसा कुछ था कि दे वर नॉट हैप्पी विद द फिल्म मेकर दैट दे हैड वर्कड विद अर्लियर, और किसी ने मेरा नाम रेकमेंड किया, फ्रेंड ऑफ माइन रेकमेंडेड माय नेम एंड आई वेंट देयर, एंड मेरा तुरंत जो एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था कि यार ये तो बहुत ही पॉजिटिव सी एक कहानी है बच्चों के, इट्स अबाउट फन, इट्स अबाउट दीज मपेट्स जो शो में है, गली गली सिम सिम के शो में। तो आई सेड दिस शुड डेफिनेटली बी अ हैप्पी फिल्म, इसमें वो सैडनेस की गरीबी है या स्लम है, वो सैडनेस कहीं नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ हैप्पी फिल्म। एंड आई थिंक वो उनके साथ रेजोनेट कर गया, और वहां से लेके करीब 4-5 साल तक मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हाँ, वहीं से बेसिकली शुरू हुई ये जर्नी।
अभी आपने डॉक्यूमेंट्री का जिक्र करा तो मैं दर्शकों से अपने माफी मांगना चाहूंगा कि जो आपका इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने बहुत अहम चीज मिस कर दी। आपने डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत सारी बनाई है, मैं देख रहा था यूट्यूब पे, और डॉक्यूमेंट्रीज में भी आपका हाथ काफी काफी रहा है। तो आपने अपने अपने आप को सीमित नहीं करा, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो एक सोशल कॉज हो, आपने हर जगह अपने हाथ आजमाए हैं। See, actually, मैं again, quite honestly, इसमें the only credit is to the opportunities that I've got, and I think the only credit is perhaps कि वो जो decisions मैंने लिए शायद कुछ टाइम पे कि जब मैंने शुरू किया था मुझे of course पता था, जैसे मैंने कहा मेरी शुरुआत जब हुई थी, जब मैं फिल्म्स में आने का सोचा था, तब डेफिनेटली मैंने फिक्शन ही सोचा था। मुझे अभी भी याद है 2006 में मैंने अपनी पहली फीचर लेंथ फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की थी। अभी कुछ दिन पहले जब वक्त मिला तो उस स्क्रिप्ट को फिर निकाल के देखा मैंने कि क्या कोशिश थी वो, और उस बारे में थोड़ा सोचने की भी चाहा मैंने। तो शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से एज अ फिल्म मेकर जो एक जर्नी रही वो ये थी कि फिक्शन तो बहुत दूर है, क्योंकि बॉम्बे वाकई बहुत दूर था। ना मेरे इंडस्ट्री में कोई कॉन्टैक्ट्स थे, ना मैं किसी को जानता था। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आते रहे डॉक्यूमेंट्रीज के, मैं वो करता रहा, और उन्हीं के थ्रू जो मीडियम के बारे में सीखना था या उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जो सीखने थे, उस पे मेरा फोकस था। और वहां से लेके फिक्शन तक जो पहुंचना था वो जस्ट प्योर चांस, एक एक अपॉर्चुनिटी, एक एक सिचुएशन था जहाँ पे मेरे साथ जो लोग थे वो सब मेरी ही तरह उस एक अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार थे मेरे ख्याल से, एक तरह से, क्योंकि 2011 की बात है, 2011 के एंड की बात है। मैंने एक प्ले में एक मुख्य भूमिका निभाई थी, और उस प्ले के दौरान मुझे एक आइडिया आया कि आइडिया तो खैर पहले से था कि किसी एक दिन राम गोपाल वर्मा की फिल्म में एक में जो डेड बॉडी होती है और एक हमेशा एक साइलेंट कैरेक्टर होता है कोने में, तो खैर एक्टिंग तो करनी नहीं थी, तो साइलेंट कैरेक्टर तो नहीं करना था, बट वो डेड बॉडी का रोल एक बार करना था मुझे। तो फिर मुझे याद आइडिया आया कि भाई अगर इस प्ले के बीच में ही अगर एक एक्टर का खून हो जाता है, या इफ ही डाइज, बाकी 5 एक्टर्स हैं, बहुत बढ़िया एक्टर्स हैं थिएटर के, ये लोग सारे सस्पेक्ट बन जाएंगे, 2 या 3 कुछ पुलिस वाले लेके आने होंगे, बहुत मिनिमल एक इंटेरोगेशन रूम, एक रिमांड रूम के अंदर बिठा के एक कहानी लिखी जा सकती है। तो वहां से मैंने अपनी फिल्म लिखना शुरू किया, और ऑफ कोर्स उस फिल्म की जर्नी वहां से लेके इवेंचुअली थिएटर में जब रिलीज हुई, यू नो किसी ने, मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था, कभी प्लान नहीं किया था इस तरह का कुछ होगा, बट अगेन इट वाज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी एंड द काइंड्स ऑफ डिसीजंस that I was able to take, which kind of led me to that। और मेरे को अभी भी लगता है कि वो एक तरह से अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको आप उस स्पेसिफिक मोमेंट में ना जज करें, और एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें कि उस एक कड़ी से, जैसे मैंने आपसे कहा सत्यजीत ने मेरी फिल्म में काम किया, सत्यजीत ने मुझे अंबर से मिलवाया, अंबर की फिल्म में मैंने लाइन प्रोड्यूस किया, और अब अंबर और मैंने मलयालम में एक फिल्म को डायरेक्ट किया। तो ये स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख सकता, ये आप ही खुद ही लिख सकते हैं एक तरह से, और वो लिखते हैं आप बाय टेकिंग डिसीजन। आपका आपका एक प्रोडक्शन हाउस है सर, उसको इसको आप बोल सकते हैं, एक बार स्पेल कर सकते हैं? मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, उसको बोलूँ कैसे? प्रोडक्शन हाउस का नाम है सिसिफस रॉक्स फिल्म्स, सिसिफस रॉक्स फिल्म्स, SRF। जी। सो बेसिकली एक ग्रीक मिथ है, जिसमें कि एक ग्रीक गॉड सिसिफस जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक पत्थर को बेसिकली एक चट्टान के ऊपर जिसको धक्का देते हैं, और जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो फिर नीचे गिर जाता है, और फिर उस चीज को अगले दिन वो फिर करते हैं, एंड ही काइंड ऑफ डज दिस इंटरमिनेबली। ये कभी ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। तो इस चीज पे एक फ्रेंच फिलोसोफर है एल्बर्ट कमू, जिन्होंने एक फिलोसफी लिखी है, जिन्होंने एक बात कही है बेसिकली कि ये जो ऊपर जाने का और फिर नीचे गिरने का और फिर शुरू करने का जो एक सिलसिला है, ये हमारा मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का, दिस इज आवर एवरीडे लाइफ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हम यही हमारी लाइफ होती है। हम रोज शुरू करते हैं, एक पत्थर लेके ऊपर जाते हैं, वो नीचे गिरता है, फिर हम शुरू करते हैं। तो इस फिलॉसफी में अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग समझते हैं कि एक नेगेटिव फिलॉसफी है और ये कहती है कि लाइफ मीनिंगलेस है, लेकिन एक्चुअली
इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। मेरे को लगता है कि अगर आप ये चीज समझ लें कि ये जो स्ट्रगल है यही अपने आप में सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये स्ट्रगल कर पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप अपना जो भी जर्नी है, चाहे जो भी करियर है, आई थिंक उसको और भी ज्यादा बढ़िया से एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। आई मीन फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कहूँ तो जैसे मैंने कहा 2007 में एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी, जो अभी मैंने रियलाइज किया कि 60-70 पेज लिख दिए थे मैंने, मुझे नहीं याद था। लेकिन अगर मैंने उस वक्त ये सोचा कि यार 60-70 पेज लिख दिए लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं, या उसके बाद एक फीचर स्क्रिप्ट लिखी वो अभी तक कुछ हुआ नहीं, अगर उस चीज पे फोकस करता रहूंगा तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होगा। स्पेशली ऐसी एक इंडस्ट्री में जहाँ पे एक्सेस नहीं है मेरे पास, राइट, जहाँ पे कोई गॉडफादर नहीं है मेरा, जहाँ पे काम के जरिए अगर मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं तो बनाए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि मैं शुरू से लेके अब तक मैंने जो मैं कर रहा हूँ उस पे फोकस किया है, चाहे वो एक फिल्म हो। जैसे अगर अगेन वही बात करें 2011 में जब वो फिल्म शूट करी थी, वहां से लेके 2014 तक इस पत्थर को ऊपर ले जाना आसान नहीं था, इट्स नॉट इजी एट ऑल। और लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंचे, फिल्म 8 सिटीज में रिलीज हुई, हीरोस नाउ पे उसके बाद आ गई, तो क्या जर्नी खत्म थोड़ी होती है, आपको फिर शुरू करना है, फिर अगली फिल्म, फिर अगली जर्नी, एंड दैट्स लाइफ। सो सिसिफस मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उस तरह से एक फैक्टर रहा। तो इनफैक्ट ये 2014 में एक फिल्म देखने के just pehle, I was sitting with my wife, who also writes with me. We discuss a lot of film related things and co-write. I still remember I was watching American Hustler, the American Hustle, the English film, and उसके क्रेडिट्स पे अन्नपूर्णा पिक्चर्स लिखा हुआ आया। आई डोंट नो क्या हुआ था उस मोमेंट में। उस मोमेंट में अचानक आई टर्न टू रेमे एंड आई सेड, व्हाई कांट वी नेम द प्रोडक्शन हाउस सिसिफस रॉक्सवेल, एंड दैट्स इट। वहां से फिर ऑफ कोर्स वो बाकी मतलब ट्रेडमार्क करने का ये सब चीजें हुई, बट ये 2014 में मेरी फिल्म रिलीज होने से 3 महीने पहले हुआ, ये तब की बात। काफी काफी सोच के नाम रखा सर। मैं जानना चाह रहा था कि क्या शब्द है, मतलब मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं करी, बस वो सुनता था तो लगता था। पहली बात तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं बोलूं कैसे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं गलत बोल दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं राइट सोचा राइट, कि मैं उनसे खुद ही पूछूंगा कि यस यस। हाँ, आजकल क्या कर रहे हैं ये आप? हाँ आप कह रहे आजकल दरअसल नहीं, मैं कह रहा था कि ये सिसिफियन मिथ जो है, मिथ ऑफ सिसिफस जो है, ये अपने आप थे। में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और मेरे ख्याल से आई वुड रियली अर्ज पीपल टू काइंड ऑफ रीड, जिनको स्पेशली जिनको फिलोसफी और लिटरेचर में इंटरेस्ट है, वो मेरे ख्याल से एंजॉय करेंगे, इसको पढ़ेंगे। एज फार एज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज कंसर्न, मैं जैसे मैंने कहा अभी आई एम इन केरला, तो अभी जो 2 शॉर्ट फिल्म्स और एक म्यूजिक वीडियो है जो अभी रिलीज होने जा रही हैं, जिसमें से 2 शॉर्ट फिल्म्स मलयालम में हैं। एक जो मैंने अंबर के साथ को डायरेक्ट की थी, जो मेरे ख्याल से महीने 2 महीने के अंदर रिलीज होंगी। और दूसरी जो मैंने एक लोकल यहाँ के कोचिन बेस्ड प्रोडक्शन हाउस के साथ और एक देहरादून प्रोडक्शन बेस्ड प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट करके को प्रोड्यूस की थी। डायरेक्ट मैंने ही की थी, लिखी मैंने ही थी। और वो भी इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरह जम कट्स नाम की शॉर्ट फिल्म है। 5 छोटी छोटी फिल्म, माइक्रो शॉर्ट फिल्म का एक एंथोलॉजी है जम कट्स। तो वो है। और उसके अलावा एक म्यूजिक वीडियो है जो अगेन नितिन मेनन, जिनके साथ मैंने माय बर्थडे सॉन्ग में जो गाने किए थे, उन्हीं के साथ मिलके एक और गाना हमने कंपोज किया था, नितिन ने कंपोज किया था, जो मैंने लिखा था। और उस गाने को सोना महापात्रा ने गाया है। अच्छा, और वो वीडियो और वो गाना अगेन आने वाले टाइम में, अभी मेरे ख्याल से बाय जून या जुलाई रिलीज हो जाना। क्या होगा, आपको शुभकामनाएं सर उन चीज़ों के लिए, जो भी आए वो सुपर डुपर हिट रहे। बाकी अपनी अपनी टीम के बारे में कुछ बताइए। टीम, इन इन सम प्रोजेक्ट्स में शुरू से लेके अभी तक जो एक कंसिस्टेंट फैक्टर रहा है वो डेफिनेटली मेरी टीम रही है। और कुछ कुछ केसेस में लोग बदले हैं, बट आई थिंक तरीके और हमारा काम करने का जो एक एक एनर्जी है वो वही रही है। तो इसमें सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल तनवीर अहमद जो सिनेमाटोग्राफर हैं, जिन्होंने मेरे साथ ऑलमोस्ट 15 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। पहले प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको बताया, गली गली सिम सिम की जो
पहली डॉक्यूमेंट्री की थी तब से लेके अब तक उन्होंने ही सारे मेरे मेजर प्रोजेक्ट शूट किए हैं। यहाँ केरला में थे वो, करीब महीने भर के लिए हम लोगों ने साथ में शूट किया। केरला में इनफैक्ट अब 3 प्रोजेक्ट्स हम साथ में कर चुके हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा, मेरी टीम में जो मेरे एडिटर हैं, जिनके साथ अगेन मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ, कृष्ण प्रसाद केपी, कुछ लोग हैं जो बतौर कुछ प्रोडक्शन टीम में जिन्होंने ज्वाइन किया था, अब डायरेक्शन टीम में हैं, अब खुद डायरेक्टर्स हैं, जैसे मयंक राय हैं जो बॉम्बे में अब अपनी खुद की शॉर्ट फिल्म भी डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर भी चुके हैं डॉक्यूमेंट्रीज। कई सारे लोग हैं जो मेरे ख्याल से कई सालों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और मेरे लिए टीम की अहमियत ये रही है कि जैसे मैंने कहा, रम्या जिनके साथ मैं लिखता हूँ और कोलैबोरेट करता हूँ, वहाँ से लेके जब भी मैं कुछ पहला लिखता हूँ, जो एक आइडिया आता है कि ये सोचा है अभी और ये बनाने का सोच रहा हूँ मैं, तो वो पहले आइडिया इन लोगों के पास ही जाता है, तनवीर, केपी, रम्या, मयंक, प्रियंका, जिन्होंने मेरे साथ अगेन एज एन असिस्टेंट वर्क किया, बट नाउ शी आल्सो डायरेक्ट्स। इन लोगों के पास मेरे ख्याल से ये आइडिया जाता है और इनके फीडबैक को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, बिकॉज एज अ राइटर आप कई बार बहुत इमोशनल होते हैं, आपने जो क्रिएट किया है उस बारे में। तो बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ लोग जो ऑब्जेक्टिवली भी देख सकें और उसको उस पर्सपेक्टिव से भी देख सके कि किसने क्रिएट किया है, यानी कि एकदम डिटैच भी नहीं, एट द सेम टाइम थोड़ा डिस्टेंस से, यू नो। तो उस मायने में टीम बहुत इंपॉर्टेंट रही है, और मेरे को हमेशा से आई थिंक बिकॉज मैंने एज अ फिल्म मेकर, अपार्ट फ्रॉम फिल्म मेकिंग, मैंने एज अ ट्रेनर भी काम किया है, मेरे को मेरे काइंड ऑफ डीएनए में रहा है कि आई वर्क विद पीपल who are at different levels of learning. You know, just like I am at a certain level of learning, there are different people who are at different levels of learning, and that we learn together and we improve and you know become something together. So that has been very very important for me. और मेरे ख्याल से वो अभी तक मैं कर पाया हूँ, और मेरे ख्याल से in terms of an achievement that I feel very strongly about, it's the people that I've worked with. I think more than my work itself. अभी तक जो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट रही। हाँ, एक आर्टिस्ट की जिंदगी में ऐसे लोगों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है कि जो आपके काम को समझ भी पाए, आपके नजरिए से भी आपके काम को देख सकें, पर आपसे अलग हटके एक रैशनल वे में वो जज भी कर पाए आपके काम को और ऑनेस्ट रिव्यू भी दे पाए। ऐसे ऐसे लोगों की अहमियत बहुत होती है एक आर्टिस्ट की जिंदगी में, और ऐसे लोग होने भी चाहिए। इसके अलावा आप अपना ये लॉकडाउन कैसे बिता रहे हैं? लॉकडाउन एक्चुअली ज़्यादातर अभी क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, ज़्यादातर मेरा टाइम बीत रहा है दिन में। हम लोग कम से कम 1 या 2 फिल्में देखते हैं। अच्छा। कई बार हम लोग कुछ फिल्में रिविजिट करते हैं जो हमने पहले देखी हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने पुरानी इत्तेफाक देखी, गुलजार साहब की अचानक देखी, और खैर मैं अपने आप से कुछ और फिल्में भी रिविजिट करता हूँ और हम लोग साथ में फिल्में देखते हैं, तो काफ़ी वक्त इसी में बीत रहा है। कुछ टाइम मेरा अभी एक और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जो एक चिल्ड्रन बेस्ड फिल्म है, तो उस पे थोड़ा बहुत लिखने का काम वगैरह वगैरह, प्लानिंग का काम चल रहा है। फिल्म मेकर आप हैं, और कुछ कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स बडिंग फिल्म मेकर्स के लिए, या जो आपको देख रहे हों और जो ये चाह रखते हैं इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए कुछ गाइडेंस? I think the only thing that I would urge any young person who wants to become a filmmaker is to take time to learn and just ये कि बहुत सीखने को है, और कभी भी इस गलत फहमी में ना रहें कि सीख लिया। यू नो, जैसे पिछले साल जब हम ये एक मलयालम शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे थे, वन ऑफ माय असिस्टेंट सेड समथिंग, कुछ बात हो रही थी, उसने कहा सर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो उस दिन बारिश हो गई थी अचानक। मैंने कहा बारिश में शूट करने का मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है, ये भी मैं कहीं सीख के नहीं आया था किसी फिल्म स्कूल से। तो फिल्में ऐसी ही होती हैं, हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। आर्ट मेरे ख्याल से हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर कभी भी एक गलतफहमी हो जाए कि आपने सीख लिया है, तो आपको एक सीख मिलती है और उसका आप कुछ नहीं कर पाते। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि सीखना एक जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और एक्चुअली कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब आप अगर अपने आप को ऑब्जर्व करें, मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूं, तो मैं जो शायद साल भर पहले, महीना 2 महीना पहले जो जानता था, वो अब उससे ज़्यादा जानता हूँ।
और ये एक प्रोसेस है, यू नो, ये वही पत्थर है और इसका वही चलता रहेगा। डेफिनेटली। आपने बहुत सारे जॉनर छुए हैं सर, आपका फेवरेट कोई एक जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता हो? तो द एक्चुअली मेरा जो फेवरेट जॉनर तो खैर पर से नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे ईरानियन फिल्म्स शुरू से बहुत पसंद आई हैं, स्पेशली वो फिल्म्स जो थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्सिव होती हैं, जैसे कि अभी जाफर पनाही की कुछ फिल्में मैंने रिसेंटली देखी, कुछ मैंने फिर से देखी जो पहले देखी थी, जिनमें कैमरा और फिल्म मेकिंग भी स्टोरी का एक पार्ट बन जाता है, जो सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो जाती है, जहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि असली क्या है नकली क्या है। तो जैसे मॉक्यूमेंट्री जॉनरा जिसे कहते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जहाँ पे रियल और फिक्शन का लाइन ब्लर हो जाता है। और ऐसी एक फिल्म मैंने भी लिखी है, और होपफुली सम पॉइंट इन टाइम आई विल बी एबल टू मेक इट, बट वो जॉनर डेफिनेटली मुझे पसंद आता है। और ईरानियन सिनेमा में स्पेशली जाफर पनाही और अब्बास कियारोस्तामी जैसे जो मास्टर्स हैं, उनके उनकी वर्क, उनके काम में मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका कि ये करना बचा है या ये करना है एक दिन, ऐसा कुछ? नहीं, बस जैसे मैंने कहा, फिल्म सेट पे रहना है, हुए रह सकें वो करना है, बस दैट्स इट। और उस वक्त जो नहीं आता वो सीखना है, जो आता है उसको अच्छे से करना है। मेरे ख्याल से सिंपल है मेरे लिए, बिकॉज मैं यहाँ तक भी मैंने शायद कभी नहीं इमेजिन किया था कि मैं इतना भी जो अभी तक किया है, कभी प्लान तो था ही नहीं, तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। 100% यही, यू नो, दिस इज अ ड्रीम, to be connected to films, to be able to tell stories in whatever form। अगर आप कोई और कहानी कह रहा है और उस सेट पे मैं हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत लंबा सफर रहा आपका आज तक में, और बहुत खूबसूरत सफर रहा। बहुत कुछ आप प्रेरणा देते हैं अपने सफर से लोगों को, आप इंस्पिरेशन देते हैं लोगों को सफर से अपने, कि कैसे जब लोग कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता मुंबई, मेरे कितने दोस्त हैं जो मुंबई जाने का ख्वाब देखते हैं, पर जब मैं उनसे कहता हूँ कि कब तुम वो कदम उठाने वाले हो अपनी जिंदगी में, कब तुम वो बैग पैक करके अपने घर वालों को बोलने वाले हो कि खुदा हाफिज मैं चला, तो वो कहते हैं कि मैं कैसे जाऊं। मैंने बोला पर तुम्हारा ये सपना है, तो कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मेरा कोई पर्सन नहीं है जो वहां पे मौजूद है, जो मैं जाऊंगा और वो मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है। तो मैंने बहुतों को देखा है अपना सपना तोड़ते हुए, वो फिर कोई ना कोई Right. कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वही कोई कॉर्पोरेट लाइफ में आ जाते हैं, वो सुबह 9 से 5 वाली नौकरी करने लग जाते हैं, और फिर वो अक्सर अपने चर्चाओं में बताया करते हैं कि वो मेरा सपना हुआ करता था कि मैं मुंबई जाऊंगा। पर आपने उसको तोड़ा है, और आपने वो साकार करके दिखाया है लोगों को कि जरूरी नहीं है, मतलब वो भी एक दुनिया होगी जरूर, वो भी एग्जिस्ट करता होगा इंडस्ट्री में और है भी, पर उसके अलग भी एक पैरेलल वर्ल्ड है, जहाँ कोई बाहर से कोई सपना देखे तो वो भी पूरा हो सकता है वहां जाके। तो एक तरीके से हम अपने इंटरव्यू के अभी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं सर, तो मैं जानना चाहूंगा, एक एक फिल्म मेकर से अच्छा, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई फिल्मों का सजेशन दे पाएगा हमारे व्यूअर्स को, तो कोई कोई किताबें अगर आप पढ़ते हो, या फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ भी, कुछ कुछ सजेशन कि हमारे व्यूअर्स क्या देखें, अभी बहुत समय है लोगों के पास। कुछ फिल्में मैं डेफिनेटली सजेस्ट कर सकता हूँ। कुछ एक अभी मैं रिसेंटली एक जय अर्जुन सिंह आई थिंक ऑथर का नाम है, जिन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी पे एक बुक लिखी है, वो पढ़ना खत्म किया। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म्स मेरे ख्याल से कई लोगों ने देखी हैं, बहुत सारी फिल्म्स हैं उनकी, और उसके बारे में जानने का एक मौका मिला, सीखने का एक मौका मिला, दैट आई रियली एंजॉयड। और फिल्मों में मैं डेफिनेटली हाईली वुड रेकमेंड, स्पेशली बिकॉज हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जाफर पनाही की कुछ फिल्म हैं, अच्छा। ऑफसाइड, दिस इज नॉट अ फिल्म, स्पेशली दिस इज नॉट अ फिल्म, जो एक अपने आप में जाफर पनाही जब हाउस अरेस्ट में थे, एक लॉकडाउन में थे, उस वक्त उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। तो आई वुड हाईली रेकमेंड दैट। एंड एंड आई स्टिल फील कि मतलब यू नो, फिल्में एक तरह की फिल्म नहीं होती है जिससे आप सीख पाते हैं। आप फिल्में देखते हैं तो सीखते हैं। तो आई वुड not kind of put any pressure on anybody to watch this kind of a film or that director's film or you know things like that। फिल्में देखिए, जैसे मैंने कहा, रूप की रानी चोरों का राजा भी देखी मैंने, और रोदाली भी देखी मैंने, और कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सीखा ही है मैंने। आई थिंक वो रेंज और
you shouldn't get too caught up in this narrative of ऐसी फिल्में और वैसी फिल्में. I think सब फिल्में कुछ ना कुछ सिखाती हैं, और वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से. और एक फिल्म या किसी एक तरह की फिल्म या किसी एक डायरेक्टर की फिल्म में नहीं, सीखने को सब फिल्मों में मिलता है. आप जैसे मैंने कहा कि जस्ट लाइक सिर्फ एक डायरेक्टर को असिस्ट करके या एक प्रोड्यूसर को असिस्ट करके प्रोडक्शन नहीं सीखा जाता है. आप फिल्म सेट पे रहते हैं तो आप अपने आप बहुत कुछ सीख पाते हैं. तो मेरे ख्याल से उन लोगों से स्पेशली जिनको लगता है कि बॉम्बे बहुत दूर है और इंडस्ट्री बहुत दूर है, या ये ड्रीम बहुत डिस्टेंट है या मुश्किल है, उनसे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर आप इनिशियल स्टेजेस में ही अपने ड्रीम्स को या अपने ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा ओपन एंडेड रखें. और जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए सिनेमा, फिल्म्स, आर्ट जो है वो ज़्यादा मायने रखता है, उससे जुड़ना ज़्यादा मायने रखता है रादर देन कि मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, कि मेरा उसमें क्या रोल है. ऑफ कोर्स मैं राइटर डायरेक्टर हूँ, मैं राइटर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वही शुरू से चाहा था. लेकिन अगर उसको करने के लिए कुछ आड़े टेढ़े रास्ते लेने पड़ते हैं, जो ले जाता आपको वही है इवेंचुअली, राइट. और तो आई फील कि वो एक चीज़ अगर लोग थोड़ा समझ लें और उसमें जो मेहनत लगती है, जो स्ट्रगल है, इट्स वेरी वेरी रियल. मतलब अपनी बात कहूँ तो मैंने एक फिल्म डायरेक्ट करने के बाद, जो फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई थी, उसके बाद मैंने 2 फिल्में लाइन प्रोड्यूस की, और तब जाके कुछ इंडस्ट्री में कुछ कॉन्टैक्ट्स या कुछ एक लोगों से जानना हुआ और लोगों को मेरा काम समझ में आया या पता चला. So I feel it's very very important to be open in that sense. बहुत ही रिजिड तरीके से जाना मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इवेंचुअली, जैसे मैंने कहा, मेरे केस में रहा है कि डिसीजन मेकिंग हैज बीन ऑन माय साइड, कि मैंने जो डिसीजंस लिए हैं that have helped me kind of join the dots along the way. Yeah. बड़ा अच्छा लगा सर आपका सफ़र जान के, और आपकी वो मेहनत देख के, और जितना जितना वो इंटरनेट पे देखा जाता है और जब आप खुद बता रहे हैं आज मुझे सामने से, तो बहुत अलग हो जाती हैं चीज़ें जब ज़्यादा इंसाइट्स मालूम होती हैं. और आई एम प्रेटी श्योर कि जब हमारे व्यूअर्स देखेंगे इस चीज़ को, जो हमारे बडिंग फिल्म मेकर्स देखेंगे इस इंटरव्यू को, तो वो भी इंस्पायर होंगे इस जर्नी से कहीं ना कहीं, और उनमें भी कहीं ना कहीं वो चाह, वो आग वापस से जलेगी कि ज़रूरी नहीं है कि गॉड फादर का होना, आप अपने आप पे भी, अपने मन से, अपने काम से भी जाने जा सकते हैं और सफल हो सकते हैं. तो थैंक यू सो मच अजय गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए लाउड स्पीकर पे. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Yeah. थैंक Same यू. here. Thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. थैंक यू सो मच.